Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss the chapter chemical bonding, and in this video we are going to cover the subtopics, for example the introduction of chemical bonding, energetics of bond formation कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी चेंजेस आते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम से किस तरह स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स को डिस्कस किया जा सकता है, एंड व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज क्यों मेजर एक्यूरेटली नहीं किया जा सकता, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे. सो लेट्स मूव टू द लाइट बोर्ड. बेटा दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर द एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन के बॉन्ड बनता है, कौन सी एनर्जी में चेंजिंग आती है और क्या एटॉमिक रेडियस होता है, व्हाट इज़ आयनिक रेडियस, what is covalent radius. So all these things we are covered in this, and along with these points we'll also cover the type of the chemical bonding. Okay, what are ionic bonding, covalent bonding, coordinate covalent bonding, that is also known as dative bonding, और उसके बाद हम मज़ीद इनकी explanations की तरफ move करेंगे. Let's start with the introduction. बेटा chemical bonding, बेटा ये जो bond word होता है, bond means force. Chemical bond means chemical force. बेटा ये force कौन सी होती है? That is called force of attraction. Force of attraction. अगर केमिकल बॉन्ड की बात करें, इट ऑलवेज फॉर्म इन बिटवीन द टू एटम्स. एटम्स के दरमियान में इट मींस वी हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स देम टुगेदर. जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल फोर्स, केमिकल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल, आपके पास हाइड्रोजन है एंड यू हैव Cl. सो इन दोनों एटम्स के दरमियान में यू कैन सी दिस लाइन. बेटा इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड ना. दिस इज बॉन्ड. एक्चुअली इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम. अब ये बॉन्ड बनता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बेटा एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल. ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी दे डू रिएक्ट, दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. और केमिकल बॉन्ड्स जब बनते हैं टू अटेन द ऑक्टेट और डुप्लेट कन्फिग्रेशन. बेटा जस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है किस वजह से? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए. एटम्स वांट्स टू बिकम स्टेबल, और स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैसेस. नोबल गैसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव हीलियम, वी हैव नियॉन, वी हैव आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन. इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. लेकिन कंप्लीटली फिल्ड किस तरह से होते हैं? बाय अटेनिंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम यहां पे बात करें 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेनिंग 2 electrons in the outermost shell, in the valence shell, Vs, valence shell. So this is called duplet rule. Hydrogen and helium both are following duplet rules. Duplet rule. Beta, actually these rules are for stability. कौन सा दूसरा रूल है? दैट इज ऑक्टेट. ऑक्टा मीन्स 8. तो बेटा वहीं से वर्ड हुआ है ऑक्टेट, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. सो दीज बोथ रूल्स आर इंडिकेटिंग कि एटम स्टेबल है, यानी कि ये स्टेबिलिटी के रूल्स हैं. और डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को कौन सा ग्रुप अभी तक फॉलो कर रहा है?
बेटा noble gases. That's why noble gases are called inert gases. Inert gases means less reactive gases. Less reactive क्यों कहा जाता है? Because they have completely filled outermost shell and that is making these elements inert. ठीक है? तो कुछ molecules, कुछ compounds deviation show करते हैं octet rule से. But most of the compounds are following octet rule just to make themselves stable molecules. तो यानी कि atoms अगर stable हो रहे हैं वो bond बनाने के बाद stable हो रहे हैं. For example, hydrogen has 1 electron in the outermost shell. Chlorine has 7 electrons in the outermost shell. बेटा दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, so they are making bond. अब वो जो बॉन्ड बन रहा है वो किस टाइप का है? That is ionic or it is covalent or it is dative covalent bond, coordinate covalent bond. इन टाइप्स को हम स्टडी करेंगे इसी वीडियो के अपने दूसरे पार्ट में. But just focusing on duplet and octet rule for the time being. Octet rule को कौन फॉलो नहीं करते? जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, या अगर वो बॉन्ड्स बनाते हैं तो उनकी शेयरिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे. और जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आफ्टर शेयरिंग और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी किसी भी तरह की केमिकल बॉन्डिंग करके अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं. BF3, B बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3. बेटा F3 मीन्स 3 F है, तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं. So बेटा BF3 is not following the octet rule. टोटल क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 बोरॉन के और 3 एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ से आए, तो टोटल 6 हुए, जो कि अभी शेयरिंग के बावजूद 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. PCl5, P belongs from the group number 5. It needs 3 electrons. बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए फॉस्फोरस को, but 5 chlorine atoms are attaching with this. So it means again octet rule follow नहीं हुआ. CH4, C belongs from the group number 4. 4 हाइड्रोजन अटैच हुए, चारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. So it is following the octet rule. SF6, sulfur belongs from the group number 6. और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तो 6 अगर फ्लोरीन उसके साथ अटैच करवा दिया आपने, सो इट मींस नाउ इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसकी शेयरिंग में है. तो अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंप्लीट हुए, सो इट इज नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल. सो आंसर कौन सा होएगा? विच कंपाउंड इज फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल? दैट इज सी. तो बेटा स्टेबिलिटी का रूल, ऑक्टेट और डुप्लेट. और कौन सा कंपाउंड फॉलो कर रहा है? CH4. नाउ हैव अ लुक ऑन एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन. बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन होती कब है? व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर. यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एक कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का, और एक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का. Potential energy of this system. बेटा कभी भी कोई बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या होएगा? Molecules have to broken down into the atoms first. Atoms collide together, और उस कोलिजन थ्योरी से बेटा रिलेट करवाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग. एक्टिवेशन एनर्जी होती है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to start a reaction. That is called activation energy. For example, अगर आपके पास
कोई रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ये आपके पास एक कर्व एनर्जी डायग्राम मैंने यहां पे शो किया है। दिस कर्व जो एनर्जी रिएक्टेंट्स की है, एनर्जी से ये जो मैक्सिमम पॉइंट तक का एनर्जी पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दैट इज शोइंग यू द एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी, दिस इज रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल यू हैव ए, you have B plus C, these are the products। बेटा अगर A को एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा मिलेगी तभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होएगा और आपके पास नए प्रोडक्ट्स बनने लग जाएंगे। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम्स मस्ट हैव रिएक्टेंट्स, ये जो एटम्स की बात करें, दीज आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मस्ट हैव मोर एनर्जी देन द एक्टिवेशन एनर्जी, देन bond formation will happen, यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। और ये एनर्जी इनके पास कहाँ से आएगी? when you will provide energy in the form of heat or in the form of radiations, particles are getting kinetic energy। kinetic energy जब ज़्यादा होती है they will collide more, बेटा उनकी collision ज़्यादा होएगी। due to the collision energy produce हो रही है। so if produced energy is greater than activation energy, then we can say कि नया बॉन्ड बनेगा, नए कंपाउंड्स बनेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन is happening, a chemical reaction has started। so let me conclude this statement। if produced energy, ये प्रोड्यूस्ड एनर्जी जो कोलिजन से प्रोड्यूस हुई, इफ दैट इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, देन रिएक्शन कैन स्टार्ट। रिएक्शन स्टार्ट हुआ है इसके बाद जाके, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ एनर्जी डिक्रीज होने लग गई। बॉन्ड फॉर्मेशन जब हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज होएगी, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो इफ प्रोड्यूस एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, then reaction can start और नए bonds की formation होएगी। Now come over this point, potential energy of this system पे क्या effect होएगा? बेटा whenever a chemical reaction taken place, वहाँ पे attractive forces भी होती हैं, वहाँ पे repulsive forces भी होती हैं। particles जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, bond की formation होने लग जाती है, so उनकी potential energy decrease होती है, और उसी दौरान पार्टिकल जब नज़दीक आते हैं तो रिपल्शन उनमें होती है। रिपल्सिव फोर्सेस उन पार्टिकल्स को दूर करती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, वी हैव अनदर हाइड्रोजन एटम, व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, और जैसे ही ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे जाएंगे, सो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, और अट्रैक्शन कम हो गई है, दैट इज कॉल्ड रिपल्शन। repulsion increases। so it means कि अगर हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं, if we want to make a stable molecule, बेटा मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होएगी। when particles come closer together, attractive forces की वजह से, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, और जब पार्टिकल्स दूर दूर जाते जाएंगे, रिपल्शन ज्यादा होएगी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इफ यू वांट टू मेक अ बॉन्ड, तो बेटा पार्टिकल्स जो हाइड्रोजन के एटम्स है उनके दरमियान में एक कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस आ जाता है, जहां पे रिपल्सिव फोर्सेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड
लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है जी? द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली नॉन एज कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस। बेटा कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस वो डिस्टेंस जो दो एटम्स के दरमियान में होएगा जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट देन द रिपल्सिव फोर्सेस। जहां पे रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन बॉन्ड बनाने के काबिल हो जाएंगी। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस। सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस अटेन कर लेते हैं जहां पे रिपल्सिव फोर्सेस ज़रा कम हो जाएंगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, सो दैट दे कैन मेक अ बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, व्हाट विल हैपन? बेटा इंस्टेबिलिटी इंक्रीजेस। सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक? पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to instability. That is your key concept. अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी तो स्टेबल ज्यादा होता जाएगा मॉलिक्यूल। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो बेटा व्हाट इज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स? What is the bond length of hydrogen atoms? यानी कि हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड की लेंथ है, what is this? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि MDCAT में कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है तो वो वैल्यूज को इसलिए डिस्कस किया है। What is the compromised distance of two hydrogen atoms? बेटा टू हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है that is 74.5 picometer. This is the compromised distance of two hydrogen atoms. बेटा अगर यहीं पे आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है बॉन्ड एनर्जी का कि कितनी एनर्जी रिलीज होएगी जब बॉन्ड बनता है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में, बेटा दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होएगी? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन और एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, अगर दो एटम्स हैं और उनके दरमियान में एनर्जी रिलीज हो रही है और बॉन्ड बन रहा है, सो बेटा वो एनर्जी कितनी है हाइड्रोजन के केस में? सो बेटा दैट एनर्जी इज, लेट मी इरेज दिस पॉइंट, कि बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होएगा होपफुल। सो व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी? तो बेटा बॉन्ड एनर्जी होती है द एनर्जी रिलीज्ड या एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होएगी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a bond is formed. तो बेटा कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो दैट इज इन किलोजूल्स पर मोल। तो अगर इसी के यूनिट को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, दिस पिकोमीटर इफ आई विल रिप्लेस विद किलोजूल्स, तो बेटा दिस वैल्यू इज फॉर बॉन्ड एनर्जी। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 436.4। एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा। अगर ये एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, सो उनके दरमियान में जो बॉन्ड होएगा वी कैन ब्रेक दैट बॉन्ड if we'll provide this amount of energy to the molecule of hydrogen molecule. So this is the concept of bond energy. तो energetics of bond formation को summarize अगर हम करें तो हम ये कहते हैं कि दो एटम्स के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर बॉन्ड ब्रेक करना होएगा तो दैट इज बॉन्ड ब्रेकेज इज एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगा।
अगर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग कोलिजन, so it is effective collision, it is successful collision that can give you the products, a new substance, new bonds will form in that case. और अगर potential energy of this system decrease होता जा रहा है, so that promotes the stability, stability increase हो जाएगी. So this is the crux of energetics of bond formation. Now have a look on the next point, atomic size, ionic radii and covalent radii. बेटा कॉन्सेप्ट इनका सेम होएगा, बस डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट है डिफरेंट, वो ज़रा समझ लें. एटॉमिक साइज, द साइज ऑफ एन एटम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू साइज ऑफ एन एटम. तो बेटा इसके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है रेडियस की. तो एटॉमिक रेडियाई अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस की हम बात करें, सो दैट इज़ बिट एक्यूरेट. क्योंकि एटॉमिक साइज को मेजर करना इज़ difficult because atoms do not have sharp boundaries. Atoms are very small. We cannot see an atom with our naked eye. तो बेटा एटम का साइज मेजर करने के लिए आपके पास कोई बाउंड्री होनी चाहिए, बिकॉज बाउंड्री होएगी तो आप उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हो. बट एटम्स डू नॉट हैव शार्प बाउंड्री, सो इसलिए वी कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ एन एटम एक्यूरेटली. सो इसलिए यूज की जाती है टेक्निक्स रेडियस की टर्म में. तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? The half of the distance between two nuclei of bonded atoms. दो एटम्स हैं, कोई भी A है और B है, उनके न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस होएगा दैट इज एटॉमिक रेडियस. आयोनिक रेडियस के केस में क्या कहोगे? द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ ions, the half of the distance between two nuclei of the ions, oppositely charged ions, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव Na पॉजिटिव एंड यू हैव Cl नेगेटिव. तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होएगा उसका जो हाफ है दैट इज योर आयनिक रेडियाई. कोवेलेंट रेडियाई में बेटा इट इज मोर यूजफुल फॉर द सेम एटम्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट रेडियस होएगा वो किस तरह से होएगा? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. फॉर एग्जाम्पल यू हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एज वी आर डिस्कसिंग हाइड्रोजन एग्जाम्पल इन द एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. तो बेटा यहाँ पे हमने बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया था. बॉन्ड लेंथ कितनी थी? 75.4 पिकोमीटर, जो दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में है. एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 75.4 पिकोमीटर. तो अगर आप रेडियाई की बात करते हो, रेडियस हाफ होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है. तो एक न्यूक्लियस से उसके एक जो बॉन्ड बना हुआ है उसका जो हाफ होएगा दैट इज योर कोवेलेंट रेडियाई. और अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या मेंशन करोगे बेटा? द हाफ ऑफ the compromised distance, that must be 37.7 picometer. This is your covalent radii, covalent radii, ठीक है. And this one is the bond energy of H bond H, and this one is the compromised distance. This is the bond length. तो बेटा you can see कि किस तरह से हम टॉपिक्स को रिलेट कर रहे हैं. बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और कोवेलेंट रेडियाई को हमने यहाँ पे रिलेट करवाया. दैट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस की. अगर कॉन्सेप्ट इनका हम डिस्कस करें ट्रेंड इन ग्रुप का, तो बेटा ग्रुप में क्या होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज इंक्रीजेस, द साइज इंक्रीजेस. रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पॉइंट? बेटा क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. What will happen?
the number of shells increases. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। बेटा जब शेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं तो देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शन होती है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ द शील्ड, बेटा शील्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक शील्ड की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के शेल की बात कर रहे हैं, दैट कैन क्रिएट द रिपल्शन ओवर द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। सो जब साइज इंक्रीज करता जा रहा है, रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। बेटा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करता जा रहा है, रिपल्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन कम हो रही है, साइज इंक्रीजेस। गॉट इट? ट्रेंड इन पीरियड को अगर आप डिस्कस करते हो, पीरियड में व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, व्हाट विल हैपन? लेफ्ट टू राइट in the period, what will happen? लेफ्ट से राइट जाते हुए बेटा शेल तो सेम है, शेल्स रिमेन कांस्टेंट। अगर शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है, उसमें वेरिएशन नहीं आती, दैट इज नेग्लिजिबल। तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है? लेफ्ट से राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, दैट इज द की कॉन्सेप्ट। Left to right, nuclear charge increases. अगर न्यूक्लियर चार्ज बेटा इंक्रीज करता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बट शेल इज कांस्टेंट, शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं हो रहे, शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से क्या होएगा? अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और बेटा जब अट्रैक्शन इंक्रीज करती है तो साइज डिक्रीज कर जाता है। साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है? अट्रैक्शन जब इंक्रीज हो रही है तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इन दिस वे द साइज डिक्रीजेस। सो बेटा ट्रेंड इन पीरियड ये था। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट, उसी में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। सोडियम आयन है और सोडियम एटम है। बेटा इनमें से किसका साइज ज्यादा है, एटम का या केटाइन का? Na positive or Na? Beta, now tell me which one has more number of protons या less number of electrons? सोडियम के पास है 11 protons और 11 electrons. Every atom always have equal number of protons and electrons. But Na positive किस तरह से बना? When sodium has donated 1 electron, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में था, नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स 11 के 11 ही हैं। तो बेटा प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इट हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। सोडियम हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, और अगर ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है, तो बेटा साइज डिक्रीज हो जाएगा। सो टेल मी विच वन हैज ग्रेटर साइज, सोडियम या सोडियम एटम? इट इज सोडियम। सो वी कैन कंक्लूड दिस स्टेटमेंट कि केटाइनिक रेडियस, बिकॉज दिस इज केटाइन, तो केटाइन का रेडियस इज कॉल्ड केटाइनिक रेडियस ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंटल एटम। केटाइनिक रेडियस ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंटल एटम। बेटा सोडियम का वैसे जनरली जो एटॉमिक
साइज होता है दैट इज अराउंड 186 पिकोमीटर। लेकिन जब ये सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आउटर शेल उसका खत्म हो गया। सो नाउ इट हैज ओनली 2 शेल्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। थर्ड शेल का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से वो शेल खत्म हो गया। सो इसका साइज डिक्रीज हो जाता है एंड इट कम्स अराउंड 95 पिकोमीटर। सो बेटा साइज डिक्रीज हो जाता है। The same thing will happen in the case of anions. यहां पे भी आपने कॉन्सेप्ट, जब आइन और एटम का कॉन्सेप्ट आ जाए तो बेटा आपने यूज करना है न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट। क्लोराइड आइन और क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। इक्वल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। क्लोराइड आइन has 18 electrons, लेकिन प्रोटॉन्स बेटा कितने ही हैं? 17 ही हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स कम है, सो इट मींस न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस when electron is added into the outermost shell of the chlorine atom and it becomes chloride ion। तो बेटा जो एनाइन बना है इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, इट मींस इट हैज लेस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम है तो साइज बढ़ गया है। इट मींस साइज एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो बेटा साइज किसका ज्यादा हुआ? क्लोराइड आयन का। सो विद दिस वी कैन कंक्लूड दिस स्टेटमेंट कि द एनायनिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंटल एटम। एनाइन का साइज बड़ा होएगा और एटम का साइज, उसके जो पेरेंटल एटम होएगा, इट इज स्मॉलर इन साइज। सो नाउ लुक ओवर द थर्ड क्वेश्चन। Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। बेटा सोडियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैग्नीशियम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैग्नीशियम आयन प्लस 2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम के पास तो बेटा प्रोटॉन्स हैं 11 प्रोटॉन्स। मैग्नीशियम के पास हैं 12 प्रोटॉन्स। एल्यूमिनियम आयन के पास हैं 13 प्रोटॉन्स। सो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स किसके पास हैं? एल्यूमिनियम के पास। सो विच वन विल हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज? जिसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। सो बेटा एल्यूमिनियम इज वन दैट इज हैविंग ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उसकी ज़्यादा हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, सो न्यूक्लियस इज मोर पावरफुल and it is attracting, nucleus is attracting the electrons towards itself, जिसकी वजह से साइज इसका डिक्रीज होता जा रहा है। सो सबसे ज्यादा साइज किसका होएगा बेटा? सोडियम आयन का। देन वी हैव मैग्नीशियम आयन और एट द एंड वी हैव एल्यूमिनियम आयन। तो साइज डिक्रीज होता जा रहा है। नाउ हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन सी 2 एटम्स, दोनों न्यूट्रल एटम्स हैं, सोडियम और पोटेशियम। बेटा बोथ बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1। वी हैव लिथियम, वी हैव सोडियम, वी हैव पोटेशियम। सो बेटा पोटेशियम यानी कि ग्रुप में डाउनवर्ड मूव कर रहा है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है एंड द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। सो बेटा इन दोनों में से किसका साइज ज्यादा होएगा? दैट इज पोटेशियम। Potassium is bigger in size. It has greater atomic radius. जिस तरह हमने यहाँ पे सोडियम और सोडियम आयन को डिस्कस किया, इनकी वैल्यूज को डिस्कस किया, इट इज़ बेटर टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन एज वेल। जो बेटा क्लोरीन का साइज वही डिस्कस कि इसका साइज स्मॉल होता है, इट इज़ अराउंड 99 पिकोमीटर जो इसका साइज होता है।
और ये इंक्रीज कर जाता है जब क्लोराइड आयन में आ जाता है क्लोरीन का एटम व्हेन कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180 या 181 पिकोमीटर के आसपास इसकी वैल्यू आ जाती है. सो लेट्स से दिस इज 181 पिकोमीटर. दैट इज द एनायनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, और क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज अराउंड 99 picometer. Now have a look on this question. Covalent radii of carbon atoms अगर आपसे पूछा जाता है, बेटा कार्बन एटम की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? That is 144.6. I have mentioned here in this question. This is the bond length of carbon and carbon. So this bond length is for carbon and carbon. ठीक है, कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 144.6 पिकोमीटर. तो बेटा कोवेलेंट रेडियाई क्या होएगा? कोवेलेंट रेडियाई क्या है? दैट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, ये भी कह सकते हो, या आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि जितनी बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ जो होएगा दैट इज योर कोवेलेंट रेडियाई. सो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दैट इज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू 144. तो इसका हाफ क्या होएगा? 144.6 over 2. So it is approximately equivalent to 77.3 picometer. So that must be the covalent radii of carbon atoms. So with these examples I am hoping कि ये topic cover up हो गया होगा. If you have any query regarding these topics, do let us know in the comment box. Thank you. So students, we completed this video जिसमें हमने cover up किया energetics of bond formation को. We discussed duplet and octet rules जो कि stability rules हैं, and we also discussed कि कौन से compounds होते हैं जो कि octet rule को follow नहीं करते. atomic radius में ionic radius के साथ relationship को हमने discuss किया. For example, sodium ion और sodium एटम में से किसका साइज़ ज़्यादा होता है, क्लोराइड आयन और क्लोरीन एटम में से साइज़ किसका ज़्यादा होएगा. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर कैन असेस in your MDCAT or NMDCAT exam. So if you have any query related to this topic, do let us know in the comment box. So inshallah we'll give you the feedback over your questions. Thank you very much.